अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा OPTV ग्लोबल USA का चैनल है और इस चैनल पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि OPTV पर नशर किए जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो है रीब्रांड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से जो बातें होती हैं वो हम इस प्रोग्राम में करते हैं और भी हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अबीर इमरान साहब, जो कि एनालिस्ट हैं इकोनॉमिक्स हवाले से, जो बहुत ही अच्छे तज़किये पेश करते हैं, तो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने का। तमाम नाजरीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सलाम। अच्छा अबीर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, डॉलर की भी आप शॉर्टेज देख रहे हैं, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार है? अच्छा, जहाँ तक सवाल है मुल्क के डॉलर का, उसको मैं इस तरीके से ज़रा समझाना चाहूँगा कि हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। मैं अगर अपने किसी दोस्त के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो मैं ऑब्वियसली ये देखूँगा कि उसका बिज़नेस स्टेबल है या नहीं है, क्या उसके बिज़नेस का मॉडल अच्छा है या नहीं है, जो चीज़ें वो बेच रहा है अच्छी ये वो है या नहीं है। तो इसी तरीके से जब मैं सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद देखूँगा कि हाँ, मेरी वहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी और मुझे अच्छा रिटर्न देगी, तो मैं उसके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ। इसी तरह हर मुल्क के अंदर दूसरा मुल्क इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट हेल्प आउट करती हैं इकॉनमी ग्रो करने में। जब इकॉनमी ग्रो करती है, जिस तरह हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं, बाहर से इनफ्लोज आता है, हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी होती है, हमारी ऑटोज़ इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही होती है, हमारी टेक्सटाइल ग्रो कर रही होती है, एक्सपोर्ट हमारा ग्रो कर रहा होता है, तो मुल्क के अंदर खुशहाली होती है। जब मुल्क के अंदर खुशहाली होती है तो हमारी स्टॉक मार्केट भी इस सब स्टेबिलिटी को देखते हुए, इस सब अच्छे इन्वायरमेंट को देखते हुए, वो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, मेरा और आपका, तो हम अपने अच्छी कंपनीज के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो मसले मसाइल हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस, उसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं, क्योंकि कुछ गलत पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ गलत डिसीजंस भी हैं। सो ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे इस तरीके से आ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और ये वही इंडस्ट्री है जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। जब इंडस्ट्री सफ़र कर रही है तो मैं और आप जैसे लोग या मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग, जो हम अपनी इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और इसलिए हमारी स्टॉक मार्केट भी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का शिकार है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रैश कर गई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट अनसर्टेनिटी की वजह से, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन, इंस्टेबिलिटी की वजह से हो ये रहा है कि हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर वो तेज़ी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं है कि अच्छी पॉलिसीज़ वापस आएंगी नहीं आएंगी, उसकी वजह से इंडस्ट्री खुलेगी नहीं खुलेगी। तो इस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी मार्केट में जितना अच्छा पोटेंशियल है रिटर्न देने का, वो बहुत से इन्वेस्टर्स ने ओवर द पीरियड देखा भी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हालात बेहतर होंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट दोबारा जो है वो ग्रो करेगी। अच्छा, जो अबीर साहब, हमारी जो आवाम है वो इस वक्त क्या सोच रही है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक शेयर्स ख़रीदने चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्या तासुर पाया जा रहा है आवाम के अंदर? तो जहाँ तक हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने इसलिए किया बिकॉज मैं अपनी कम्युनिटी को लेके चल रहा हूँ, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली इस वक्त हिसाब किताब काफ़ी ख़राब है हमारी स्टॉक मार्केट का। लेकिन मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को, मैं हमेशा अपने लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ और मैं खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करी है अपने लोगों को, जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं बहुत बेसिक सी बात करता हूँ कि देखिए, महीने के अंदर तमाम अखराजात निकालने के बाद अगर मैं और आप कुछ पैसे बचा पा रहे हैं, तो अगर हम वो बैंक में डाल रहे हैं तो वो बैंक में ग्रो नहीं होते। स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन ऑप्शन होता है कि अपने उन एक्स्ट्रा सरप्लस कैश को, सरप्लस कैश, वो कैश जिसकी आपको फ़ौरन ज़रूरत नहीं है, आप बचा के साइडलाइन कर सकते हैं। और इक्विटी मार्केट कोई भी हो, हमारी अपनी हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने उस सरप्लस कैश के साथ करनी चाहिए जो आप इन्वेस्ट करके उन कंपनी के शेयर्स के अंदर और अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ होता उल्टा है कि लोग वो पैसा डाल देते हैं जिस पैसे की उनको ज़रूरत होती है अपने
रोज़मर्रा के खर्चे करने के लिए। और फिर ये कि वो कैश जब स्टक हो जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑब्वियसली जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप है, ये जो होती रहती है, इंडस्ट्री शटडाउन की, जिस तरह मैंने अभी बात करी थोड़ी देर पहले, तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो हर्ट होती है इन सब रीजंस की वजह से। और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कैश उन शेयर्स के अंदर ऊपर ऊपर की रेट पे, हायर रेट पे जो है वो फंस जाता है। तो मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि यही चीज़ मैंने भी प्रैक्टिस करी है कि महीने के आखिर में जाके मेरे पास कोई सरप्लस कैश बचता है तो वो मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, ताकि उससे अच्छी कंपनीज के शेयर्स को हर महीने के आखिर में उसको मैं लोअर प्राइस पे एवरेज आउट कर सकूँ, ताकि मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो नीचे आ सके और मेरा वो सरप्लस कैश एक अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाए, जो कि जब हालात बेहतर हों तो वही शेयर्स और वही इन्वेस्टमेंट मुझे फ़ायदा दे। तो ये बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी कम्युनिटी को भी, आपकी कम्युनिटी को भी मैं सजेस्ट करूँगा। और इसी तरीके से इस माइंडसेट को जब भी लेके चलेंगे, इन सब तरीकों को लेके चलेंगे, तो कभी भी इतना नुकसान नहीं उठाएंगे जो उस कैश के इन्वेस्ट करने से उठाएंगे, जो कि आपका रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी, इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अच्छे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को सीख के काम करते हैं, तो वो फिर हमेशा स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी स्टॉक मार्केट डाउन है, लेकिन इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो भी डाउन है, सेंटीमेंट, एंड राइटली सो, बिकॉज जो इस वक्त सारी सिचुएशन डेवलप हुई भी है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो यही इन्वेस्टर जो अपना कैश मार्केट में अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहे, वो अच्छी कंपनीज़ में मैं रेकमेंड करूँगा, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, अच्छी स्टेबल कंपनीज़ हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और बस उसी कैश के साथ करें जो उनका एक्स्ट्रा कैश है, सरप्लस कैश है, ताकि वो जब मार्केट बेहतर हो तो वो आपका सरप्लस कैश आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके, एज़ कम्पेयर कि आप अपना रोज़मर्रा का कैश डालें और फिर अखराजात करने की भी आपके पास बजट शॉर्ट पड़ जाए और फिर स्टॉक मार्केट से भी आपको कुछ रिटर्न ना मिल रहा हो। अच्छा अभी सब मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती हैं, उन अफवाहों की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये ज़रा सा हमें बताइएगा। अच्छा, जहाँ तक आपने अफ़वाहों का ज़िक्र किया है, देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है अच्छी कंपनीज़ में, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वो कंपनी शरिया कंप्लायंट है या नहीं। और ये मैं एज़ ए इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक इन्वेस्टर कम्युनिटी को हाइलाइट कर रहे हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं। दूसरा, उसके मैं फाइनेंशियल्स पे नज़र डालता हूँ, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। क्या ऐसी कंपनी तो नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली लॉस बेयर कर रही है, लॉसेस दिखा रही है, तो ऐसी कंपनीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ। तीसरा, मैं ये देखता हूँ कि वो कंपनी बनाती क्या है, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो सीज़नल है। सीज़नल मतलब अ, गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा डिमांड होती है, सर्दियों में नहीं होती, सर्दियों में जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, गर्मियों में नहीं होती। इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को देखने का के बाद जब एक अच्छा इन्वेस्टर इन सब चीज़ों को इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है, समझता है, इनको एनालाइज़ करता है, एनालाइज़ करने के बाद वो उन कंपनीज़ को नोट डाउन करता है, अच्छी कंपनीज़, और फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो अफ़वाहों से उसको, उस इन्वेस्टर को ज़्यादा इश्यू नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि उसने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। अफ़वाहों का मसला ये होता है कि अफ़वाहें जो फैलाई जाती हैं, उससे एक पैनिक क्रिएट होता है उन इन्वेस्टर्स के अंदर जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एतमाद नहीं होता, बिकॉज़ उन्होंने बैक ऑफ द स्टोरी, बैक हैंड पे उन्होंने उस कंपनी की उस तरीके से रिसर्च नहीं की होती जिस तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टर, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, इसकी वजह से कि मैं रियलाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है आप लोग, आपकी कम्युनिटी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी, थोड़ा-सा गौर करेगी कि हाँ, वाक़ई हम अफ़वाहों पे बिलीव कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज़ हम, एक इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनीज़ के सारे एनालिसिस किए होते हैं, स्टॉक मार्केट को समझा हुआ होता है, इर्द-गिर्द 360 में उससे रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है, उस पे नज़र रखी हुई होती है, उस न्यूज़ के इम्पैक्ट को समझा हुआ होता है। तो फिर वो इन्वेस्टर जो है वो इन अफ़वाहों से जो है ना डरता नहीं है। वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, तो उससे जो पैनिक फैलता है मार्केट में, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर, इन सब चीज़ों को नहीं करना सीखेंगे, एनालिसिस करना ही नहीं सीखेंगे, अफ़वाहों पे डिपेंड करेंगे और पैनिक करने के बाद अपने शेयर्स, जो अच्छी कंपनीज़ में अगर इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट है भी, तब भी उसको वो अफ़वाहों के चक्कर में बेच के बाहर आ जाएँगे, जिसका ऑब्वियसली हमारी स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और जो कि मैंने और आपने ज़ाहिर-सी बात है अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ में देखा है।
लेकिन मेन चीज़ बात ये है कि ऐसी अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट को हेल्प करे, स्टॉक मार्केट को हर्ट करे बेसिकली। हमेशा जो डेटा आ रहा होता है, नंबर्स आ रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे होते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। अफवाहें इसलिए फैलाई जाती हैं कि उनका कुछ अपना मुफाद होता है। लेकिन मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ समझाता हूँ, और उम्मीद है आपके भी लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, वाक़ई अगर आप अपने जेब से कैश डाल रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में, तो एटलीस्ट उस कैश को जहाँ आप लगा रहे हैं, वो लगाने से पहले देखें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, ताकि ऐसी कोई अफ़वाहें फैलें तो उस पे आप जो है वो नज़रसानी कर सकें, और उस नज़रसानी करने के बाद आप अगर पैनिक नहीं करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी। इसके अलावा जो है बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि उस कंपनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी न्यूज़ आ रही हैं उसको समझें, उसके इम्पैक्ट को समझें, और उसके बाद अपने डिसीजंस लें। लोग हमारे यहाँ डिसीजंस पहले ले लेते हैं, उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इन अफवाहों से तो इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर या हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना था, और वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इन डिसीजंस को जो है वो बेहतर बनाएं, ताकि कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी मार्केट में अच्छी कर सकें, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छे इन्वेस्टर्स को वेलकम करती है। और जो पैनिक करते हैं वो फिर ये कि शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट्स में रहते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, नए लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए इक्विटी मार्केट तो हमेशा नए लोगों को वेलकम करती रहती है। बस मैं ये रेकमेंड करूँगा, ये सजेशन दूंगा कि जो लोग नए इस मार्केट के अंदर आना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं, अभी हालात को देखते हुए नहीं आ रहे, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आएँ। उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सीमेंट सेक्टर है, जिसके अंदर हमारे पास ऑटो सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारा है, आईटी सेक्टर है। फ्यूचर में, और आप देखते हैं, हम शुरू से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो टेक का है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है, टेक्नोलॉजी ने मेरे और आपके ज़रिए जो है वो जो राब्ते हैं वो उनको बहुत करीबी और बहुत आसान बना दिया। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, उन सेक्टर्स के अंदर अच्छी कंपनीज ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा नए इन्वेस्टर को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम मेरी और आपकी बात समझ रहे हैं, और मैं अपनी कम्युनिटी में भी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि देखिए, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स या 1 साल तक आपने स्टॉक मार्केट को समझना है, और हर महीने जो सरप्लस कैश है उसको सिर्फ इंजेक्ट करना है। किसी कंपनी के शेयर्स आपने नहीं खरीदने, क्योंकि शुरू के 6 महीने जब आप हर महीने अपने सरप्लस कैश को इंजेक्ट करते रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो में डालते रहेंगे, और किसी कंपनी के शेयर्स नहीं लेंगे, तो आपको पता होगा आप ये अपनी जो निस्फ है उस पे कंट्रोल कर सकेंगे कि हाँ, जब तक मैं अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई नहीं कर लेता, उनके बारे में जान नहीं लेता, तब तक मैं जो है वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और मैं एक और चीज़ ये भी रेकमेंड करता हूँ, जो इस तरीके से लोग आते हैं, जिनको मैंने हेल्प आउट की ओवर द पीरियड 6 महीने 1 साल तक, उनको सिर्फ पैसा जमा करवा के उनके अकाउंट में डाला। उससे होता ये है कि एक तो स्टॉक मार्केट की वर्किंग पता चल जाती है, दूसरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। जो भी नए लोग आना चाहते हैं इस इक्विटी मार्केट में या किसी भी इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी अभी कहा कि अच्छे इन्वेस्टर्स को वो वेलकम करती हैं, जो वो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं जो किसी प्लान के तहत नहीं आते, उनका कोई गोल नहीं होता, उनके कोई टारगेट्स नहीं होते, वो इक्विटी मार्केट्स में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कमाते हैं, कुछ लॉस करते हैं, और फिर स्टॉक मार्केट को अलविदा करके चले जाते हैं। वो लोग, वो इन्वेस्टर जो इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके आते हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट गोल होता है कि हमने 3 महीने में इतना अचीव करना है, 6 महीने में इतना अचीव करना है, 1 साल में इतना अचीव करना है। कोई किसी के रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, किसी को जो है वो एक्स्ट्रा अपनी सरप्लस कैश जो है, जो बैंक में नहीं डालना चाहते, वो स्टॉक मार्केट में डाल के अच्छी कंपनीज में टाइमली इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी जो डिविडेंड्स वगैरह देती हैं, मुनाफा देती हैं, अपना मुनाफा शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। सबसे पहले उसके अंदर उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें जिनको हम डिविडेंड पेइंग कंपनीज कहते हैं। तो ये मेरा मशवरा है उन तमाम नए लोगों को जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है इस सेंस में। वो अलग बात है कि हालात मेरे अब जो इस मुल्क में डेवलप हुए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन मेजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि ज़रूरी नहीं आप 1 लाख डालें, 5 लाख डालें, 10 लाख डालें, एक साथ डालें। आप थोड़े-थोड़े करके हर महीने, जिस तरह मैंने कहा कि जो कैश आपके पास बचे, आपके पास ₹1000 बचे हैं, ₹5000 बचे हैं, महीने के आखिर में जो आपको पता है कि आपने अगले महीने इस्तेमाल नहीं करने,
आप वो अपने अकाउंट में डाल के छोड़ दें। जिस तरह बैंक में हम पैसे डाल के सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं, इस तरह स्टॉक मार्केट के अपने उस ट्रेडिंग अकाउंट में, नए ट्रेडिंग अकाउंट में नए इन्वेस्टर को ये चीज़ समझाई जा रही है कि वो उस कैश को एक जगह साइडलाइन करते रहें और 1 या 2 अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर जमा करते रहें। उससे होगा ये कि जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इंडस्ट्री के हालात बेहतर होंगे, इंडस्ट्रीज अपने हालात रिज्यूम करेंगी, अपनी प्रोडक्शन रिज्यूम करेंगी, एक्सपोर्ट रिज्यूम होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी और इंशाल्लाह वो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जब वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर जमा करके रखते रहेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में उनके शेयर प्राइस के इंक्रीज की वजह से उनको कैपिटल गेन भी मिलेगा और इन द मीन टाइम उनको उस कंपनी से डिविडेंड्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, जो कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। तो ये मेरा मशवरा है कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए एक नए इन्वेस्टर के पास। उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू के 6 महीने मार्केट को समझें, सीखें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, ताकि स्टॉक मार्केट की वर्किंग को भी समझ लें और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल हैं उनको भी अचीव कर सकें। अच्छा, हमारा जो चैनल है ओपीटीवी ग्लोबल, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चैनल है और उसमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको क्या कहेंगे कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हम किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं? ओवरसीज़ की जहाँ तक आपने बात करी है, तो मीज़ान बैंक के थ्रू जो है, मीज़ान बैंक ने एक ऑप्शन निकाला था, एक पूरा प्रोसेस निकाला, रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेड वे है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हमारे मुल्क में, ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में बट ओवरऑल और भी इंडस्ट्रीज़ में एक डॉक्यूमेंटेड वे में, एक चैनलाइज्ड वे में, एक बिल्कुल सेफेस्ट वे में इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो ऑप्शन उन्होंने क्रिएट किया। और रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होता है कि वो वहाँ से बैठ के एक एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, एक बहुत सेफ प्रोसेस के थ्रू अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होता है और वहाँ से बैठ के वो उसी रोशन डिजिटल अकाउंट को किसी न किसी ब्रोकेज के साथ लिंक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं। इससे आसानी ये होती है कि वो जो रेमिटेंसेज अपने लोग बाहर से भेज रहे होते हैं, वही रेमिटेंसेज कुछ अपने उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी ट्रेडिंग, ऑब्वियसली ब्रोकेज फर्म के साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा मुल्क का साथ दिया है। और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, अगेन इस चीज़ को एम्फेसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नया इन्वेस्टर हो, पुराना इन्वेस्टर हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी कंपनीज़ में करें, डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में करें, जिनकी प्रोफाइल अच्छी हो, वो अपने प्रोडक्ट अच्छे बनाते हों, शरिया कंप्लाइंट हो। सबसे मेन जो चीज़ देखी जानी चाहिए वो शरिया कंप्लाइंस देखनी चाहिए। वो कंपनी जो शरिया कंप्लाइंट है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो ऑब्वियसली हलाल होती है, फिर उनसे जो कैश डिविडेंड मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत आसान है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट अपना खोलें। खोलने के साथ-साथ उसको किसी ब्रोकेज के, अच्छी ब्रोकेजेस के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें और इससे बेहतरीन ऑप्शन अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं है। और कंसिडरिंग कि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडर वैल्यूड है, इंशाल्लाह अच्छे हालात आएँगे तो यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब मज़ीद इंक्रीज़्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर इंक्रीज़्ड ऑब्वियसली फॉरेन रिज़र्व्स बढ़ेंगे और होंगे बेसिकली, और फॉरेन रिज़र्व्स इंक्रीज़ होने की वजह से मुल्क के अंदर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी। तो ये बहुत अच्छा एक जो है इनिशिएटिव लिया गया था बैक इन 2021-2022 और जिसका फल जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को अभी मिल रहा है। बट मेन जो टारगेट होना चाहिए वो किसी भी इन्वेस्टर का वही होना चाहिए कि वो अच्छी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे और उसके बाद जो है वो उनके डिविडेंड्स भी खाए साथ साथ, और ये कि हर मंथ जो है वो कंपनीज के शेयर्स को मजीद लेके बढ़ाता भी रहे ताकि ये कि लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा हो। अच्छा अबीर साहब, जो स्टॉक मार्केट में नए लोग आ रहे हैं उसमें कुछ इस तरह के कुछ टीचर्स होने चाहिए या कुछ बताने वाले लोग ऐसे होने चाहिए, कुछ एनालिस्ट ऐसे होने चाहिए, जैसे कि हमारे शोएब नज़ीर साहब हैं, वो काफ़ी लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप शेयर बाय करें और किस तरीके से काम करें, किस तरीके से क्या करें, वो सब चीज़ें वो ब्रीफ कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप चाहते हैं कि कोई नए लोग और भी लोग आएँ, टीचर्स आएँ, उनको बताएं लोगों को कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आप काम करें, क्या तरीक़ेकार होता है शेयर्स मार्केट को अप हो या डाउन हो, उस पर किस तरीके से आपने चलना है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि नए लोगों को, कोई टीचरों को आना चाहिए उन सिखाने के लिए उन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी करी है, आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसे मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। बहुत सारे हमारे पास
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी ऐसी रिसर्च कंपनीज आ गई हैं जो अपनी सर्विसेज वगैरह, जो अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना के उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स देती हैं। सोशल मीडिया पे मैं और आप उनकी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, उनके कंटेंट को देख सकते हैं। तो बात सारी आ जाती है कि अगेन एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं और आप इस मार्केट में किसी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपना कैश डालने जा रहे हैं, तो जब तक उस मार्केट के बारे में जानने की नियत नहीं रखेंगे, उसको समझने की नियत नहीं रखेंगे, उसकी वर्किंग को एनालाइज करने की नियत नहीं रखेंगे, उस कंपनी इसके इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च नहीं करेंगे कि वो क्या बनाती है, बेचती है, शरिया कंप्लायंट है या नहीं, वही सारे फैक्टर्स पे जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये कि स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। और जब ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी जो स्टॉक मार्केट को समझने की जो है वो नियत नहीं रखती, इंटेंशंस नहीं रखती, वो फिर इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती। उनके साथ होता यही है कि फिर वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठा पाते, और फिर वो नाराज़ होके जो है वो स्टॉक मार्केट को छोड़ जाते हैं, स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट अगेन, जिस तरह मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, शुएब साहब जैसे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं, बात सारी ये आ जाती है कि सिखाने वाले सिखाने के लिए बैठे हैं, अवाम सीख के काम जो करती है वो कामयाब रहती है, जो सीख के काम नहीं करते वो ऑब्वियसली जो है वो फिर स्टॉक मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, आपकी कोशिश, हम सबकी कोशिश ये होती है कि जो एक्सपीरियंस हमने सीखा है वो आगे हम पहुंचा सकें। बात सारी ये आ जाती है कि जो सीखने वाला है वो हम उसके लिए हाजिर हैं, मेरा टाइम उसके लिए हाजिर है, आपका टाइम उसके लिए हाजिर है, शुएब साहब अपना टाइम, ज़ाहिर सी बात है, देते हैं, देते आ रहे हैं बहुत अरसे से। तो जब हम अपना टाइम देते हैं, जो लोग सीखते हैं वो कामयाब रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, और उनकी उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझ के उनको हेल्प आउट करते हैं, और उनकी कामयाबी पे ज़ाहिर सी बात है हम खुद जश्न मनाते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है कि हम अपनी कम्युनिटी को सही तरीके से लेके चल रहे हैं। और इस मुश्किल हालात में भी बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जो सीख के जब काम कर रहे हैं तो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो सीख के काम नहीं कर रहे, वो इन हालात में और नुकसान उठा रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमारी इक्विटी मार्केट है बहुत अच्छी, लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी सीखना नहीं चाहते, बस टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को पैसे दे देते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो पहले ही नुकसान उठाने पर जो है वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि वो नुकसान उठाया क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, और जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं अगेन रेकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस नहीं करते तो प्लीज़ करें, बिकॉज़ समझाने वाले लोग बैठे हैं, एक्सपीरियंस लोग अगर इस मार्केट में इतने टाइम से अवेलेबल हैं, कामयाब हैं, अपने रोज़गार के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम कमा पा रहे हैं, तो इसी वजह से कि उन्होंने स्टॉक मार्केट की वर्किंग को सीखा है और वो आगे लोगों को सिखा रहे हैं। जो सीख के काम कर रहे हैं वो कामयाब है, जो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपना लॉस कर रहे हैं। लेकिन टाइम, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, डेडिकेशन देनी पड़ती है। इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगती है, टाइम मांगती है। जो दे पाते हैं वो 1 साल 2 साल के अंदर जब सीख लेते हैं तो वो लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर रहते हैं। जो नहीं सीखने की इच्छा रखते, कोशिश रखते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए फिर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मेरा यही पैगाम है, क्योंकि मेरे भी कुछ हैं रिश्तेदार जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि वो अपने मुल्क से दूर रह के अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं और आप भी करते हैं, लेकिन उनको मोहब्बत इसलिए ज़्यादा होती है कि वो अपनी सरज़मीन से दूर होते हैं। इस सरज़मीन के अंदर जो मैं और आप इस वक्त जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमारी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके भी रिलेटिव्स मुल्क में रह रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के तमाम लोग जो हैं वो अपने ख़ानदान को बाहर लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे बैठे होंगे, बहुत सारे नहीं बैठे होंगे, तो उनकी जो जो लोग हैं, जो उनके ख़ानदान, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बैक होम पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ज़ाहिर-सी बात है सिचुएशन को देखना, उनके साथ ना होना, इमोशनली तो ज़ाहिर-सी बात है फिज़िकली कनेक्ट ना होना, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हर्ट करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और अगेन इस मुल्क के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की स्टेबिलिटी का जितना हाथ रहा है, अनफॉर्चुनेटली अभी जो हिसाब-किताब हैं उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी बहुत एहतियात के साथ जो है वो अपने, ज़ाहिर-सी बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एंड राइटली सो, बिकॉज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, अगेन बात ये आ जाती है गवर्नमेंट्स की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से। जब आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कदर करेंगे, तो उनके भेजे हुए पैसों से आप अपने मुल्क को जब चलाएँगे, तरीके से चलाएँगे,
तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको अच्छा रिटर्न देंगे, तो वो भी चाहेंगे कि हम अपने लोगों को, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे भेजें, या अपने फैमिली मेम्बर्स के बिजनेसेस को रन करने में उनको हेल्प आउट करें, उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करें। बैक होम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजे ताकि बिज़नेस खड़ा हो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मेरा तो बस यही पैगाम है कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जिस तरीके से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसे भेजते हैं, इन रिटर्न या फाइनेंशियली हेल्प आउट करते हैं। लेकिन दूर रह के हेल्प आउट करना इतना आसान नहीं है। अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने लोगों से दूर रहना, अपनी सरजमीन से दूर रहना, अपने माँ बाप से दूर रहना, ये आसान काम नहीं है, लेकिन कुर्बानियाँ हर कोई देता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सेंस में ज़्यादा देते हैं कि वो दूर रह के अपने पीछे अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छी स्टेबिलिटी देने के लिए, अच्छा टाइम देने के लिए, उनके लिए ज़्यादा कमाने के लिए बाहर रह के काम करते हैं, और इस मुल्क को भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। हमारे मुल्क का जो मेजॉरिटी रिजर्व का हिस्सा है, जो परसेंटेज है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस आते हैं, रेमिटेंसेस का डेटा में, और आप देख सकते हैं आजकल की जो जनरेशन है वो डेटा पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम करती है। तो वो देखती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजते हैं तो मुल्क के अंदर खुशहाली ज़्यादा आती है, बिकॉज मुल्क के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा होता है। सो ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर हों तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोके नहीं, इन्वेस्टमेंट दोबारा करें, मजीद करें, ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली, और इन रिटर्न आपको भी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अच्छे रिटर्न मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इमरान साहब। अब आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हमारी आवाम को आगाह किया, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह मुझे और आपको अपनी दुआओं में जो है वो याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, मायूसी जो है ना वो कुफ्र है, और मायूस नहीं होना चाहिए। और असल मसला ये कि जब इंसान पे कड़ा वक्त आता है ना, असल इंसान की जो विल पावर है उस वक्त चेक की जाती है, उस वक्त पता चलता है कि वो कितना फ़ाइट कर सकता है, कितना लड़ सकता है। जो अगर कोई ऐसा वक्त भी आया है तो हमें फ़ाइट करना चाहिए, मिलजुल कर, एक होकर, और भाईचारगी का, मोहब्बत का हमने इजहार करना है। और हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan, I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global। आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं, और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान, आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार। बारबेक्यू टुनाइट, बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक। कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची, बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.